सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन स्टार्ट किया था क्लबिंग ऑफ इनकम का, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी और कुछ प्रोविजन भी हमने डिस्कस किए थे। आइए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक पर्सन की इनकम को कैसे दूसरे पर्सन की इनकम में जोड़ा जाए, कब जोड़ा जाए और किन परिस्थितियों में वो क्लबिंग की जाएगी। क्लबिंग में क्या होगा, एक पर्सन ने इनकम कमाई होगी लेकिन उसने उस इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश करी किसी और दूसरे पर्सन पर ताकि उसे इनकम टैक्स ना लगे। तो लॉ मेकर्स ने इस तरह की प्लानिंग्स को खत्म करने के लिए ये बोला कि अगर कोई पर्सन अपनी असेट ट्रांसफर करता है इनकम ट्रांसफर करता है विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट, अगर कोई पर्सन अपनी इनकम का ट्रांसफर करता है लेकिन एसेट का ट्रांसफर नहीं करता है, तो उस केस में वहां पर क्लबिंग का प्रोविजन हिट हो जाएगा और जिस पर्सन ने बिना असेट के ट्रांसफर किए अपनी इनकम का ट्रांसफर किया होगा उसके हाथ में वो इनकम क्लब कर दी जाएगी। इसके अंदर फिर सबसे पहला प्रोविजन मैंने यही पढ़ा था कि अगर कोई अपनी इनकम ट्रांसफर करता है विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट देन क्लबिंग शैल बी डन इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। फिर हमने पढ़ा था कि अगर रिवोकेबल ट्रांसफर से अगर आपको कोई इनकम होती है तो वो भी आपकी ट्रांसफरर के हाथ में जोड़ दी जाएगी, बिकॉज रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होगा जहां पर आप उस ट्रांसफर को रोक सकते हैं, वापस ले सकते हैं या री एक्यूजिशन के आपके पास राइट्स होते हैं। फिर हमने समझा था रिवोकेबल ट्रांसफर का क्या मीनिंग होगा। उसके बाद हमने बात करी थी कौन कौन से केसेस आएंगे जहां पर क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, और फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल किए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्पाउस को, अगर आप अपने स्पाउस को कोई असेट ट्रांसफर करते हैं अदर देन द हाउस प्रॉपर्टी एंड वो जो एसेट है वो या तो फ्री में ट्रांसफर की गई है विदाउट कंसिडरेशन या आपने ट्रांसफर करी है विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वहां पर भी उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी, उस असेट से जो इनकम होगी वो आपकी ही इनकम में क्लब कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया है तो वहां पर ये क्लबिंग के प्रोविजन हिट नहीं होंगे, क्योंकि जब कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन तो वहां पर क्लबिंग के प्रोविजन हिट नहीं होते, वहां पर सेक्शन 27 के प्रोविजन हिट होते हैं डीम्ड ओनरशिप वाले। तो ऐसे में अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है अपने स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एंड दैट प्रॉपर्टी इज हाउस प्रॉपर्टी, देन सेक्शन 27 will be applicable of the deemed ownership under the house property chapter। सेक्शन 64 एप्लीकेबल वहां पर नहीं होगा, क्लबिंग के प्रोविजन वहां पर नहीं लगेंगे। फिर हमने कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर पढ़े थे कि इन बातों को भी आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें छोटी छोटी कुछ बातें थी कि अगर किसी ने लोन दिया है अपने स्पाउस को तो उसे हम क्लबिंग नहीं मानेंगे अगर आपने पैसा या कोई चीज आपने दी है एज ए लोन। उसके बाद यहां पर हम क्लबिंग के प्रोविजन तभी अप्लाई करेंगे जब ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एसेट और ऑन द डेट ऑफ अक्रूइंग द इनकम, दोनों ही दिनों पर, मतलब जब जब ये दोनों ट्रांजैक्शन हुई, जब एसेट का ट्रांसफर हुआ और जब इनकम का अप्रूवल हुआ, दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम पर देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ बिटवीन द ट्रांसफर एंड द ट्रांसफरी। अगर उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं है देन क्लबिंग शैल नॉट बी डन। फिर हमने समझा था कि अगर एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, अलग अलग रहने के एग्रीमेंट के नाते आपने कोई असेट ट्रांसफर करी है, अससी कोई असेट ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को, देन नथिंग शैल बी क्लब्ड, वहां पर भी क्लबिंग नहीं होगी। उसके बाद अगर स्पाउस को एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ प्रॉपर्टी दी गई है, मतलब जितने की प्रॉपर्टी थी उतना कंसिडरेशन ले लिया गया है वाइफ से या हस्बैंड से, तो वहां पर भी क्लबिंग नहीं होगी। फिर हमने पढ़ा था कि अगर वाइफ अपने पिन मनी से पर्सनल एक्सपेंसेस इंकर करती है उन छोटे छोटे अमाउंटों से जो उसे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मिला होता है और वो उसे जोड़ लेती है,
तो वहां पर भी क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। फिर हमने देखा था कि जो आपको असेट मिली है, अगर आप उसकी शेप चेंज कर देते हैं, आइडेंटिफिकेशन बदल देते हैं और उसके बाद आप उससे इनकम कमाते हैं, तो लॉ मेकर सेज कि केवल शक्ल बदल देना या आइडेंटिफिकेशन बदल देना, इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। वहां पर भी हम स्टिल क्लबिंग के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल करेंगे। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बदले अगर आपको ये सेट देते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि जी पर्याप्त कंसिडरेशन मुझे मिल गया है। पर्याप्त कंसिडरेशन का मतलब सरकार की निगाहों में केवल मॉनेटरी लिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर आपने अपने हस्बैंड या वाइफ किसी को कोई एसेट ट्रांसफर करी, उसने उस एसेट से इनकम कमाई और उस इनकम से फिर एक इनकम कमाई, तो इनकम के ऊपर जो इनकम कमाई गई है वो क्लब नहीं होगी, लेकिन जो मेन इनकम थी, जो असेट से इनकम आई थी, वो क्लब कर दी जाएगी। तो इनकम के ऊपर वाली इनकम क्लब नहीं होगी। फिर अगले पेज पर हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी वाला ही पॉइंट कि अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है तो उस केस में सेक्शन 27 एप्लीकेबल होगा और बाकी केसेस में सेक्शन 64 एप्लीकेबल होगा। फिर हमने समझा था कि अगर कोई एसेट है जो कि आपके स्पाउस द्वारा बिजनेस में लगा दी गई है, तो इसका सीधा सीधा कंक्लूजन हमने ये समझा था कि आपके दिए गए पैसों से जितना प्रॉफिट कमाया गया होगा उतना प्रॉफिट आपके हाथ में क्लब कर दिया जाएगा। आपने अगर 10 लाख दिए, वाइफ ने अपने 10 लाख मिलाए, 20 लाख रुपए से उसने 20 लाख रुपए की इनकम कमाई, तो पूरा 20 लाख रुपए आपका क्लब नहीं होगा। 20 लाख में देखा जाएगा कि इसमें 10 लाख रुपए से कितना प्रॉफिट कमाया गया है। तो क्योंकि वहां पर 10 लाख से जो प्रॉफिट कमाया है वो आधा हो गया 10 लाख रुपए, तो आपकी इनकम में 10 लाख रुपए ही क्लब किया जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर आप किसी फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने के लिए वहां पर कैपिटल लगा देते हैं, तो सेम वही फंडामेंटल प्रिंसिपल, टोटल कैपिटल आपकी कितनी थी, उसमें से कितनी कैपिटल आपने उस पैसे के थ्रू लगाई जो आपको आपके स्पाउस से मिला था 1 अप्रैल 2021 को। प्रीवियस फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को जितना भी आपका पैसा लगा हुआ था उसके हिसाब से फॉर्मूला के कैलकुलेशन को करते हुए अमाउंट निकालेंगे और उतना अमाउंट हम क्लब कर देंगे। इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ये वाला एक क्वेश्चन हमने किया था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था क्लबिंग ऑफ इनकम वेयर एसेट इज ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। सेम वही प्रिंसिपल जो हमने ऊपर पढ़ा था, बिल्कुल वही बातें हैं, बस इस बार फर्क क्या था, पहले मैं अपने वाइफ या हस्बैंड को एसेट ट्रांसफर कर रहा था या पैसे दे रहा था, वो उसे बिजनेस में लगा रही थी। अब यहां पर मैं अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को ना देकर अपने बेटे की वाइफ को दे रहा हूं। तो अगर कोई फादर इन लॉ अपने बेटे की वाइफ को या कोई मदर इन लॉ अपने बेटे की वाइफ को अमाउंट पे करें या असेट दें जिसको कि डॉटर इन लॉ फर्दर कहीं इन्वेस्ट करे, तो सेम वही प्रिंसिपल जो अभी हमने ऊपर समझा था वही एप्लीकेबल हो जाएगा और वहां भी क्लबिंग कर दी जाएगी। उसके बाद फिर हमने समझा था कि अगर आपने बेटे की वाइफ को ना देकर किसी और पर्सन को दिया, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, मतलब आपने किसी और पर्सन को दिया है, सीधा आपके बेटे की वाइफ को फायदा उससे नहीं पहुंच रहा, लेकिन इनडायरेक्टली उससे फायदा पहुंच रहा है, तो इस वाली परिस्थिति में भी आपके हाथ में क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर आपने बेटे की वाइफ को के बेनिफिट के लिए ना करके अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर किया, मान लीजिए आपकी स्पाउस किसी एओपी में मेंबर है, आपने अपनी वाइफ को पैसे ना देके उस एओपी में पैसा दे दिया, तो इसका मतलब आपने एओपी में पैसा इसलिए दिया ताकि उसका बेनिफिट आपकी वाइफ को पहुंच जाए। तो ऐसे में अगर आप बेनिफिट दे रहे हैं अपने बेटे की वाइफ को या अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को, तो उस केस में भी क्लबिंग के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। फिर हमने जाते जाते एक सेक्शन ये समझा था कि अगर एक कंसर्न है जिसके अंदर एक पर्सन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है 20% से ज्यादा वोटिंग पावर, डिसीजन पावर होल्ड करता है, और ऐसे में उसी कंसर्न के अंदर, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका स्पाउस काम करने आ जाए, तो जो स्पाउस को सैलरी मिलने वाली है या जो स्पाउस को अमाउंट मिलने वाला है वो उस पर्सन की इनकम में क्लब हो जाएगा,
जिस पर्सन के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा। अगर दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा तो ऐसे में दोनों में से एक पर्सन की इनकम दूसरे व्यक्ति में क्लब हो जाएगी। और किसके में क्लब होगी, इसके लिए हमें यह देखना है कि बिफोर क्लबिंग द इनकम किसकी इनकम ज्यादा है। सो बिफोर क्लबिंग द इनकम, अगर इनकम को क्लब ना किया जाए तो क्लब करने से पहले किसकी इनकम ज्यादा है, तो जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उस व्यक्ति के केस में वो क्लबिंग कर दी जाएगी। और जब आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखेंगे तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में आपको अपने शेयर देखने हैं, अपने के साथ साथ आपको वाइफ के या हस्बैंड के शेयर भी देखने हैं, और उसके साथ साथ आपके भाई और बहन अगर कोई शेयर होल्ड कर रहे हैं वो भी आप ही के रिलेटिव में आएंगे। और उसके साथ साथ अगर आपके माता पिता लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट कोई भी शेयर होल्ड करते हैं वो भी आपकी होल्डिंग में आपके सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में काउंट की जाएगी। एंड सिमिलरली अगर आप वाइफ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वाइफ के लिए आपका शेयर उसके सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में काउंट हो जाएगा। इवन वाइफ के माता पिता अगर कोई शेयर होल्ड करते होंगे तो वो भी वाइफ के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में काउंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर वाइफ का भाई कोई शेयर होल्ड करता होगा वो भी वाइफ की सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में काउंट कर लिया जाएगा। इतनी बात हमने पढ़ी थी और 2 क्वेश्चन भी हमने इसके किए थे। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, आपसे पूछना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था क्या आपने ट्राई किया? क्या आपने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ट्राई किया? यस। आ गया आंसर या नहीं आया? आंसर आया या नहीं आया? आ गया। तो मैं कराऊं? नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया या ये नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अच्छा आपका चलिए अब आइए मेरे साथ एक क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं, पहले इसको समझते हैं फिर आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। मिसेस कस्तूरी ट्रांसफर हर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एबीसी लिमिटेड। कस्तूरी ने अपना एक हाउस प्रॉपर्टी एबीसी कंपनी को ट्रांसफर किया, subject to a condition that out of the rental income of 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of son's wife। ये बोला कस्तूरी ने कि मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी कंपनी को दे रही हूं, एबीसी कंपनी को, ये कंडीशन डालते हुए कि जब तक इस हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आएगी वो रेंटल इनकम उसके बेटे की वाइफ के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज की जाएगी। कंडीशन इज, कस्तूरी कह रही है कि जब तक इस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम उसके बेटे की वाइफ, उसकी बहू के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज की जाएगी। आगे देखिए, मिसेस कस्तूरी क्लेम्स दैट द अमाउंट ऑफ 36,000 यूटिलाइज्ड बाय हर सन्स वाइफ should not be included in her total income as she no longer owned the property। तो कस्तूरी ये कह रही है कि ये 36,000 रुपए कस्तूरी की इनकम में क्लब ना किए जाए, बिकॉज कस्तूरी अब इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रही है। बोलिए, एग्जामिन विद रीजन, बताना है आपको क्या कस्तूरी का पॉइंट सही है या नहीं है, क्या कस्तूरी का पॉइंट वैलिड है या नहीं है। क्या लगता है कस्तूरी सही कह रही है? प्रीथल बोल रहे हैं नहीं, गलत है। आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, गलत व्यू है, लेकिन कारण बताना पड़ेगा आपको, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि वो गलत कह रही है। ऐसा सर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आपने ऊपर एक सेक्शन पढ़ाया
क्लबिंग कर दी जाएगी इनकम की, क्लबिंग कर दी जाएगी इनकम की जब आप कोई असेट ट्रांसफर करते हैं किसी भी पर्सन को फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। तो यहां पर आपने अपने बेटे की वाइफ के बेनिफिट के लिए ये एसेट ट्रांसफर करी थी कंपनी को। तो इसका मतलब आपने एसेट ट्रांसफर करी एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, और उसका बेनिफिट पहुंच रहा है आपके बेटे की वाइफ को, तो यहां पर हम क्लबिंग कर देंगे। सो द इंटेंशन और कंटेंशन और द स्टेटमेंट और क्लेम जो कस्तूरी कर रही है वो सरासर बेबुनियाद है। द कंटेंशन ऑफ मिसेस कस्तूरी इज हेंस नॉट वैलिड इन लॉ। कानून के दायरे में ये पॉइंट इनवैलिड हो जाएगा। बताइए कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को? एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं करेंगे, पहले सेक्शन पढ़ लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। Mr. Raman is a chartered accountant in practice. He engaged his wife, Mrs. Sitha, as an employee for audit work and pay a sum of rupees 20,000 per month towards salary. Sitha, before marriage, has completed her CA articleship training and presently awaiting the result of a final examination. Examine द टैक्स इम्प्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन। आपको ये बताना है कि यहां पर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगा, क्या यहां पर कोई क्लबिंग की जाएगी या क्या यहां पर कोई क्लबिंग नहीं की जाएगी। बताइए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी सेमी क्वालिफाइड वाइफ को अपने कंपनी में अपने ऑफिस में नौकरी पर रखा 20,000 रुपए महीना। बताइए क्या यहां पर कोई क्लबिंग होगी या नहीं होगी? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या यहां पर कोई क्लबिंग होगी? क्यों नहीं होगी पृथक? आंसर सही है नहीं होगी, बट क्यों नहीं होगी, कारण बताइए। ऐसा आपको क्यों लगता है कि क्लबिंग नहीं होगी? क्योंकि वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रही है। सर सीए फाइनल का पेपर दिया है, इसका मतलब सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है तभी सीए फाइनल का पेपर दिया है, और जब सीए इंटर बन गई है तो अब क्या वो 20,000 रुपए भी डिजर्व नहीं कर सकती? शी कैन डिजर्व। तो ऐसे में क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन रुकिए जरा, एक पॉइंट और समझिए। पीजीवीपी का एक चैप्टर हम पढ़ के आए थे, पीजीवीपी में हमने क्या देखा था कि अगर कोई पर्सन अपने ही किसी रिलेटिव को अपने ही कंपनी में या अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी पे करता है विच इज नॉट रीजनेबल, तो वो खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा, तो वो खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा जितना वो अनरीजनेबल होगा। हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 40A(3), याद आया? याद आया नहीं? पीजीबीपी का है ये सेक्शन। देखिए अब इसका आंसर, वेयर द स्पाउस ऑफ assessee has qualification and experience, the remuneration obtained by virtue of the exercise or application of such qualification, experience and skill would not subject to clubbing because of the proviso of section 64 subsection 1. Therefore income of Sitha should not be clubbed with the Raman. However, लेकिन assessing officer has power to take section 48(2), यहां पर ठीक करिए, मैंने 3 लिख दिया 2, तो एओ के पास पावर है, असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो सेक्शन 48(2) लगा सकता है।
इसके लिए आपको पीजीबीपी रेफर करना पड़ेगा। टू एग्जामिन द रीजनेबलनेस ऑफ द सैलरी, एओ के पास पावर है, वो ये चेक कर सकता है कि ये जो आपने 20,000 रुपए सैलरी दी है वेदर इट इज रीजनेबल और नॉट, क्या ये रीजनेबल है या नहीं। अगर मान लो वो रीजनेबल हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बाय एनी चांस अनरीजनेबल निकली तो एओ क्या करेगा, सेक्शन 48(2) का यूज करते हुए बोलेगा कि साहब आपने अपनी वाइफ को जो सैलरी दी है वो अनरीजनेबल है। 15,000 रुपए तक मैं कहता हूं रीजनेबल है, 5,000 अनरीजनेबल है। तो ऐसे में वो आपका 5,000 रुपए इंटू 12 महीने का खर्चा डिसअलाउ कर सकता है। तो यहां पर एओ के पास पावर है इसकी रीजनेबिलिटी को चेक करने की। सो टू एग्जामिन द रीजनेबलनेस ऑफ द सैलरी पेड टू रिलेटिव एंड डिसअलाउ टू द एक्सटेंट इट इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल। क्लियर है? बताओ कोई डाउट है यहां तक? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी क्वेरी? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। Mr. B hold 5% share in A Limited, where his brother and nephew hold 11% and 6% share respectively. Mrs. B get a commission of 1 lakh rupees from A Limited for कैनवासिंग ऑर्डर्स, मतलब ऑर्डर कंपनी के लिए ऑर्डर लाने के लिए उसने 1 लाख रुपए का कमीशन लिया। She hold no technical professional qualification and Mr. B earned income of rupees 5 lakh from sugar business. Compute the total income. आपको बतानी है B की टोटल इनकम क्या होगी। B की अपनी इनकम कितनी है? 5 लाख। अब सवाल ये आता है क्या बी की 5 लाख रुपए की इनकम में क्या वो 1 लाख रुपए क्लब होंगे जो उसकी वाइफ ने एज ए कमीशन उठाया। मुद्दा ये है क्या ये 1 लाख रुपए क्लब होंगे या नहीं होंगे, बोलिए। सर सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या बी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है। तो पहले बताओ क्या बी का उस बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है प्रीथल, क्योंकि यहां पर ए का नहीं बी का, ए है प्रीथल, क्वेश्चन में ए नहीं बी है। तो क्योंकि यहां पर बी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बिजनेस में नहीं है इसलिए हम क्लबिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% पर आएगा और 20% नहीं बनेगा। आप कितना होल्ड करते हैं? 5, तो 5 आपका ले लिया। आगे आपका नेफ्यू कितना होल्ड करता है? 11। तो ये सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से, क्या नेफ्यू की होल्डिंग आपकी रिलेटिव की होल्डिंग में काउंट की जाएगी या नहीं की जाएगी जब आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट निकालेंगे? नहीं होगी, तो ये 11% इंक्लूड नहीं होगा। ये जो 6% है, अच्छा सॉरी 11 तो ब्रदर का है, भाई गलत कह दिया आपने, 11 ब्रदर का है, 11 ब्रदर का है और 6 नेफ्यू का है। तो 11 तो इंक्लूड होगा, 6 नहीं होगा, 11 होगा और 6 नहीं होगा। तो 11 और 5 कितने हो गए? 16%। सर मुझे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मिलता है 20% या उससे ऊपर पर, लेकिन मेरी परसेंटेज शेयर होल्डिंग अभी कितनी है? केवल 16। तो ऐसे में ये क्लबिंग नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पेज पर देखिए, बी की इनकम अपनी है 5 लाख रुपए, कोई क्लबिंग होगी नहीं तो इसकी टोटल इनकम निकल जाएगी 5 लाख रुपए। मिसेस बी की अपनी इनकम 1 लाख रुपए है, क्योंकि यहां पर क्लबिंग नहीं होगी तो ऐसे में मिसेस बी ही इस 1 लाख रुपए पर इनकम टैक्स पे करेंगी और 1 लाख रुपए मिसेस बी की इनकम मानी जाएगी। देखिए, इन द इंस्टेंट केस
Mr. B hold 5% and brother hold only 11%. The total of their shareholding is less than 20% and they have no substantial interest. Therefore, commission income is assessable as the income of Mrs. B. Nephew is not a relative for a clubbing purpose. Question number 8 देखिए. Mr. and Mrs. Om both are working in A Limited without possessing any technical qualification, professional qualification नहीं है उनके पास. ये डिटेल आपके सामने है. ओम की ये है जानकारी और मिसेज ओम की ये है जानकारी. ओम को सैलरी मिली है 2,20,000 रुपए. वर्ड है कंप्यूटेड. कंप्यूटेड का मतलब है 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो चुकी है. तो 2,20 की इसकी सैलरी, 70 की इसकी सैलरी. अदर इनकम 50, 80. शेयर होल्डिंग, अगर केस नंबर 1 इसके पास 15 हो और इसके पास 6 हो तो बताओ कौन किस में क्लब होगा. अगर 15% ए की होल्डिंग हो और 6% बी की होल्डिंग हो तो कौन किस में क्लब होगा. बोलिए जल्दी से. केस 1 का आंसर बोलिए. ओम क्लब किया जाएगा मिसेस ओम में या मिसेस ओम को क्लब किया जाएगा मिस्टर ओम में. क्यों? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. कैसी बातें कर दी प्रीथल आपने. ओम 15% रखता है, उसकी वाइफ 6 रखती है. दोनों को जोड़ोगे तो 21% होल्ड हो गया. 21% पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ जाएगा. और जब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया, दोनों का ही आ गया, दोनों का ही आ गया. क्योंकि जब ओम से देखोगे तो 15 और 6 और जब मिसेस ओम का देखोगे तो 6 और 15 दोनों का आ गया. अब ऐसे में बताओ जब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है तो हम इनकम किस में क्लब करते हैं. जिसकी इनकम बिफोर क्लबिंग ज्यादा होती है. तो किसकी इनकम बिफोर क्लबिंग ज्यादा है. मिसेस बी की, मिसेस ओम की. तो ऐसे में हम 80,000 रुपए में 70 ले लेंगे और इसका 20 ले लेंगे. तो मिसेस ओम की इनकम क्या बन जाएगी. अपने 70 प्लस अपने 80 प्लस दूसरे के 2,20. बताइए बात क्लियर है या नहीं है. क्लियर नहीं है बात. कोई कंफ्यूजन. अच्छा दूसरे में देखना. केस नंबर 2 में इसका है 3, इसका है 17. तो 3 के साथ 17 जोड़ोगे तो भी 20 आ जाएगा और 17 के साथ 3 जोड़ोगे तो भी 20 आ जाएगा और दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बन गया. तो ऐसे में किस में जोड़ोगे. जिसका ज्यादा होगा. किसका ज्यादा है. मिसेस ओम का. तो इसका मतलब जो पहले का आंसर था वही दूसरे का भी रहेगा. जो पहले का आंसर था वही दूसरे का भी रहेगा. तो ऐसे में केस नंबर 1 एंड 2 का आंसर देखिए. इन केस नंबर 1 एंड 2 बोथ हैज द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड टोटल इनकम ऑफ मिसेस ओम इज हायर. Therefore, remuneration from A Limited will be clubbed in the hands of Mrs. Om. तो मिसेस ओम के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल की जाएगी. केस नंबर 3 देखिए और बताइए. 18 इसके पास है, 1 इसके पास है. अब बताइए क्लबिंग होगी या नहीं होगी. अब क्लबिंग नहीं होगी. द रीजन इज वेरी सिंपल. किसी के भी पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ही नहीं और जब किसी के भी पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्लबिंग हम यहां पर नहीं करेंगे. In case number 3, since none of the spouse has the substantial interest in the concern, hence provision of section this shall not attracted. Question number 9 देखिए. मिस्टर रोली होल्डिंग 6% शेयर इन ए लिमिटेड 1/7/2019 को. मिस जोली joined a concern at a salary of rupees 30,000 per month. However,
Miss Jolie does not possess any professional qualification, nor she has any experience in this regard. 1/4/2019 को रोली की मैरिज हो गई थी जोली के साथ। 1/4/2019 को रोली की मैरिज हो गई थी जोली के साथ। 1/12/2019 को रोली ने एक्वायर किया 21% शेयर ए लिमिटेड में। आपको बताना है ये सैलरी क्लब होगी या नहीं होगी। ध्यान से समझिए, कहानी ये है 1/4/2019 को इन दोनों ने शादी करी, रोली वेट्स जोली। 1/7/2019 को रोली ने 6% शेयर खरीद लिए कंपनी के। 1 जुलाई 2019 को रोली ने 6% शेयर ले लिए। जोली ने 30,000 रुपए के हिसाब से, नहीं 1/7/2019 को तो उसने कंपनी ज्वाइन करी है। रुकिए, 1/7/2019 को जोली ने कंपनी ज्वाइन कर ली, कंपनी ज्वाइन करी 30,000 पर मंथ पर। फिर वो कहता है जोली के पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री विग्री नहीं है, ना ही उसे कोई एक्सपीरियंस है इसका। अब बताइए 1/12/2019 को रोली ने 21% शेयर एक्वायर कर लिए। पहले कितने थे इसके पास? 6%। अब इसने और ले लिए 21%। बताइए क्लबिंग होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों सर? क्योंकि रोली जो है उसके पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होने के बाद उसकी वाइफ जो है उसके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ऐसे में वो 30,000 रुपीज की अगर सैलरी ले रही है, इट मींस यहां पर कुछ गड़बड़ है, और जब गड़बड़ है तो वहां पर हम क्लबिंग कर रहे हैं। देखिए, individual is deemed to have substantial interest if he hold 20% or more voting power at any time during the previous year. Since Mr. Rowley holding substantial interest even for a one day in a A limited, then salary income earned by his spouse, that is Jolly, 3,10,000 रुपए कैसे आया? 30,000 इंटू 12 360 माइनस 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ रोली। तो ये जो 3,10,000 की इनकम है ये रोली के हाथों में क्लब कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मिस्टर सिद्धार्थ वॉज अ पार्टनर इन अ फर्म। सिद्धार्थ एक पार्टनर है फर्म के अंदर, रिप्रेजेंटिंग हिज HUF, अपने HUF को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है HUF, सिद्धार्थ पार्टनर है और अपने HUF को रिप्रेजेंट कर रहा है। होल्डिंग 25% इन द शेयर इन द फर्म, 25% शेयर है उसका फर्म के अंदर। हिज वाइफ विनीता, a house lady, joined the firm for a salary of 20,000 per month, which has been proposed by the assessing officer to be clubbed in the hands of Siddharth HUF by invoking the section 64 of the act। बताना है आपको एओ सही कह रहा है या नहीं। एओ साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो 20,000 रुपए आपने अपनी वाइफ को सैलरी दिखाई है हर महीने की, तो ये साल का 2,40,000 रुपए मैं क्लब करूंगा। तो बताओ ये सही कह रहा है या नहीं? सही कह रहा है। आपके पास देखो 25% सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, 20% से ऊपर होते ही सब्सटैंशियल हो आप,
और जब आपके पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो ऐसे में आप अपने रिलेटिव को अगर कोई अमाउंट दिलवाते हैं वो आपकी ही इनकम में क्लब हो जाएगा। As per section 64(1)(2), income tax in computing the total income of any individual, the remuneration paid to spouse by firm in which the individual has substantial interest shall be liable for clubbing. In the present case, Siddharth is not a partner in the individual capacity. ये एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ पर आपका आंसर अलग हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट पर यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। मैंने आपको ये बात बोली भी थी, पार्टनरशिप फर्म के अंदर सिद्धार्थ पार्टनर नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर सिद्धार्थ पार्टनर नहीं है, पार्टनर HUF है और HUF को रिप्रेजेंट कर रहा है सिद्धार्थ, HUF को रिप्रेजेंट कर रहा है सिद्धार्थ। सो सिद्धार्थ इज नॉट डायरेक्टली पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर HUF है। HUF क्योंकि फिक्टिशियस पर्सन होती है तो उसको दिखाने के लिए, चलाने के लिए किसी एक पर्सन की जरूरत है, वो चेहरा है सिद्धार्थ। तो ऐसे में देखो एओ क्या लॉ क्या कहता है, मिस्टर सिद्धार्थ इज नॉट अ पार्टनर इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी बट अ पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। द एक्शन ऑफ द एओ इन दिस केस देयरफॉर इज नॉट करेक्ट। यहां पर आपके आंसर बदल जाएंगे, एओ का जो व्यू है वो गलत है। अगर सिद्धार्थ सीधा उसमें पार्टनर होता, अगर सिद्धार्थ सीधा उसमें पार्टनर होता तो हम मान सकते थे कि भाई एओ सही कह रहा है, लेकिन सिद्धार्थ अब यहाँ पे डायरेक्टली पार्टनर नहीं है, सिद्धार्थ तो एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया है HUF का, सिद्धार्थ तो केवल एक चेहरा है HUF का, मेन पार्टनर तो HUF है। तो ऐसे में एओ जो कह रहा है कि हम क्लबिंग कर देंगे, वो एओ गलत कह रहा है, क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, बताइए कोई कंफ्यूजन यहां तक? बोलिए। नो, आपको याद होगा अब हम अपना नया सेक्शन कर रहे हैं, यहां तक की बातें खत्म हो चुकी हैं। अब एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं। जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे, हम भी रहे थे, तो हमारे रिश्तेदार, मामा मामी, नाना नानी, बुआ चाचा, कोई भी घर में कोई भी आता था जब हम छोटे थे, तो वो हमें पैसे दे के जाते थे। कभी कोई हमें 5 रुपए दे गया, कभी कोई हमें 1 रुपया दे गया। आज के जमाने में तो 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट 2000 का नोट चलता है, 500 का चलता है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, हम भी छोटे थे, आप भी छोटे रहे होंगे, तो आपको मालूम होगा ये पैसे आपके पास आते जरूर थे, लेकिन जैसे ही ये रिश्तेदार चले जाते थे, आपके मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा हमसे ये पैसे तुरंत ले लिया करते थे। मतलब ये पहले से एग्रीड था कि देखो जी, अगर कोई भी रिश्तेदार आएगा, बच्चों कान खोल के सुन लो, तुम्हें पैसे देगा, पहले तुम 2 बार मना करना, नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और तीसरी बार में ले लेना, लेने के बाद चुपचाप पॉकेट में रख लेना, फिर जब वो रिश्तेदार चले जाएंगे तो हम वो पैसे तुमसे ले लेंगे। हाँ, बदले में तुम्हें उसके 1 रुपया दे देंगे। अगर मान लो रिश्तेदार तुम्हें 10 रुपए का नोट दे के गया है, तो बदले में हम तुम्हें 1 रुपए का एक कॉइन दे देंगे, बाकी 10 रुपए हमारे हो जाएंगे। ऐसा पहले से पेरेंट्स के साथ एग्रीड होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको पैसे मिलते हैं, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको पता है कि, उसको पता ही नहीं है कि मुझे कुछ मिला नहीं मिला। वहां तो पेरेंट का पूरा कंट्रोल है पैसों पर। जब वो थोड़ा थोड़ा समझदार होने लगता है तो उसे डराया धमकाया जाता है कि बेटे तुम्हें पैसा मिलेगा, उस पैसे को तुम ले लेना और बाद में हम वो तुमसे ले लेंगे। इन ऑल काइंड ऑफ मीडियोकर फैमिलीज जनरली ऐसा होता है। सरकार के पास बच्चा रोता रोता गया कि सरकार ये तो बड़ा गलत हो रहा है, पैसा मिला मुझे है और मेरे को ये पैसा मेरी जेब में ना आके मेरे मम्मी पापा के पास चला जाता है। जैसे ही रिश्तेदार जाते हैं, मुझे 2 झापड़ पड़ते हैं और ये सारे पैसे मेरे से छीन लिए जाते हैं। इस पर भी कोई कानून बनाओ कि मेरे पैसे ना छीने जाएं, और अगर छीने जाएं तो उन्हें भी कोई सजा मिले। तो इनकम टैक्स वालों ने बोला
कि ठीक है अब हम तुम्हारे मम्मी और पापा की इनकम पर टैक्स लगाएंगे अगर वो आपकी कोई इनकम अपने पास रख लेंगे। अगर कोई इनकम आपकी थी जिसे आपके मम्मी या पापा ने किसी ने रख लिया तो उस इनकम पर उन्हें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां भी हम क्लबिंग का प्रोविजन लगाएंगे। दैट इज द सेक्शन क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। जो बेचारा मासूम बच्चा है, 18 साल से ऊपर वाले बच्चे का आप पैसा छीन नहीं सकते, याद रखना। वो तो उल्टा ले लेगा आपसे पैसे। तो पैसा छीना जा रहा है एक मासूम बच्चे का, और मासूम बच्चे का अगर पैसा छीनेंगे तो सरकार कह रही है कि खबरदार, जो आपने उसका पैसा छीना, अगर आपने उसका पैसा लिया, अगर आपने उसकी इनकम ली तो वो आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी। खैर ये बात मैंने आपको जस्ट जोक का पार्ट बताई थी, बट सीरियस पॉइंट इज दैट अगर बच्चे को कोई इनकम हो रही है तो ऑब्वियसली बच्चा उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं पे करेगा, बच्चे के माता या पिता को उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चे को कोई लॉटरी की इनकम हो गई, बच्चा किसी केबीसी में गया, चाइल्ड कंपटीशन में गया, वहां पर उसे इनकम हो गई, तो अब उस इनकम पर बच्चा टैक्स नहीं पे करेगा। टैक्स हैज टू बी पेड बाय द फादर और मदर एज द केस मे बी, और इसको हम कहेंगे क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम। माइनर की इनकम की क्लबिंग आपकी इनकम में की जाएगी। देखिएगा, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द पेरेंट ऑफ इनकम ऑफ द पेरेंट। ये बिफोर वर्ड हटा दीजिए, इनकम ऑफ द पेरेंट। बता सकते किसकी इनकम में जोड़ेंगे? आगे मत पढ़िएगा, आगे बिल्कुल मत पढ़िएगा, लॉजिकली सोच के बताइए, माता की इनकम में या पिता की इनकम में? मदर या फादर, किसकी इनकम में जोड़ोगे आप बच्चे की इनकम? या आधी आधी कर दोगे? मदर की इनकम में आधी इनकम जोड़ देंगे, फादर की में आधी जोड़ देंगे। बताइए किसकी इनकम में जोड़ोगे, मदर या फादर? बिल्कुल सही लॉजिक है पृथल, जिसकी इनकम ज्यादा होगी। तो सर मदर की अगर इनकम ज्यादा है, उस इनकम को जोड़ने से पहले अगर मदर की इनकम ज्यादा है तो मदर में जोड़ दो, और अगर फादर की इनकम ज्यादा है तो फादर में जोड़ दो। तो हुज इनकम इज हायर बिफोर क्लबिंग दैट इनकम, बिकॉज डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। तो हुज ग्रॉस टोटल इनकम इज हायर बिफोर, यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, लिखिए बिफोर इंक्लूडिंग सच इनकम। सच इनकम तो लिखा हुआ है, खैर तो सच इनकम हटा दो, बिफोर इंक्लूडिंग। तो अगर किसी बच्चे को कोई इनकम आएगी तो वो बच्चे की भी इनकम उसके मम्मी या पापा की इनकम में जोड़ देंगे, और किसकी में जोड़ेंगे? जिसकी इनकम ज्यादा आ रही होगी। मान लीजिए माता या पिता का डाइवोर्स हो चुका है, मान लीजिए माता या पिता का डाइवोर्स हो चुका है, माता पिता का डाइवोर्स हो चुका है, अब किसकी में जोड़ोगे? अब मम्मी पापा एक साथ नहीं रहते तो अब किसकी इनकम में जोड़ोगे? बताओ। सरकार कहती है जिसके पास बच्चा रहेगा। नहीं प्रीतल, किसी की में भी नहीं जोड़ेंगे, गलत है। मम्मी या पापा किसी एक में तो जोड़ना ही पड़ेगा ना। अब मम्मी में जोड़े या पापा में जोड़े, तो इसके लिए सरकार ने कहा बच्चा किसके पास रह रहा है, मम्मी के पास, तो मम्मी के में जोड़ो, पापा के पास तो पापा के में जोड़ो, किसी एक के पास तो रह ही रहा होगा ना। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि सर ना तो बच्चा मम्मी के पास रह रहा है ना पापा के पास रह रहा है, वो अपनी नानी के पास रह रहा है, तो नानी के में जोड़ दो, जो मेंटेन करेगा उसमें जोड़ देंगे। In case of a parents are divorced, income shall be clubbed in the hands of mother or father whosoever maintain the minor child. तो अगर माँ मेंटेन कर रही है तो माँ की इनकम में जोड़ेंगे, फादर मेंटेन कर रहा है तो फादर की इनकम में जोड़ेंगे।
लेकिन जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो क्या होगा? बताइए, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो क्या होगा? सर, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो वो मेजर बन जाएगा, और जब वो मेजर बन जाएगा तो वो अपनी रिटर्न अब खुद फाइल करेगा। लेकिन जिस दिन वो 18 का होगा उस दिन तक की इनकम क्लबिंग में जाएगी, और जिस दिन वो 18 का हो जाएगा उस दिन के बाद वाली इनकम उसकी अपनी आईटीआर में जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। Where a minor attained the majority during the relevant previous year, only the income earned before the date of attaining the age of majority shall be clubbed under this section. तो जिस रात को वो 18 साल का हुआ, जिस रात के 12 बजे वो 18 साल का हुआ, उस रात तक की इनकम तो उसकी क्लबिंग में जाएगी, और द मोमेंट व्हेन ही अटेन द एज ऑफ 18 ईयर, उस दिन के बाद वाली इनकम जितनी भी होगी वो उसकी अपनी आईटीआर में जाएगी। ये वाला पैराग्राफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। Where any income is once included in the total income of either parent, any such income arising in the succeeding year shall not be included in the total income of other parent unless AO satisfied and after giving an parent opportunity of being heard that is necessary to do so. अगर एक बार किसी एक पर्सन की इनकम में इनकम क्लब कर दी गई तो अगले साल किसी दूसरे पर्सन की इनकम में ये इनकम क्लब नहीं की जाएगी, जब तक कि एओ आपको अपॉर्चुनिटी ना दे दे और वो आपसे ना पूछे कि बताओ, कारण बताओ कि मैं इसे आपकी इनकम में क्यों ना जोड़ूं। तो अगर मान लीजिए एक बार वाइफ की इनकम में ये इनकम जुड़ गई है तो अगले साल वाइफ की इनकम में जोड़ी जाएगी। एओ कहेगा कि भाई साहब वाइफ की ही इनकम में जोड़ेंगे। अब वाइफ एओ को बोलेगी कि नहीं सर, इस बार बच्चा मेरे पास नहीं रहा है, वो फादर के पास रहा है, फादर की इनकम में जोड़ो। तो एओ क्या करेगा, फादर को एक शो कोस नोटिस देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, सुनने के लिए एक ऑप्शन देगा। वो कहेगा कि आओ और बताओ कि इस इनकम को मैं आपकी इनकम में क्यों ना जोड़ूं। फिर फादर वहां पर अपने ग्राउंड्स बताएगा कि साहब इसलिए ना जोड़ा जाए या ऐसा ना किया जाए। तो पॉइंट इज दैट अगर एक साल किसी एक पर्सन की इनकम में क्लब हुई है तो अगले साल भी उसी में क्लब होगी, जब तक कि एओ आपको अपॉर्चुनिटी ना दे दे दूसरे पर्सन की इनकम में जोड़ने के लिए। माइनर चाइल्ड का मतलब क्या होगा आप सब समझते हैं। माइनर का मतलब 18 साल से कम वाला। Minor child means whose age is less than 18 year, whether adopted or child step. Married minor daughter is also considered as minor child. अगर कोई डॉटर है, माइनर है, 18 साल से कम की है, भले ही उसकी शादी हो गई है लेकिन अभी भी वो माइनर ही मानी जाएगी। तो अगर किसी 18 साल की डॉटर की, उससे कम एज की डॉटर की शादी भी हो जाएगी तो उसे भी हम माइनर ही मानेंगे। एक एग्जम्पशन मिलती है आपको, सरकार इतनी दयालु तो है कम से कम, सरकार कहती है अगर बच्चों की इनकम आपकी इनकम में जोड़ेंगे, अगर बच्चों की इनकम आपकी इनकम में जोड़ेंगे तो आपको 1500 रुपए पर बच्चे की एग्जम्पशन दे देंगे। मान लो मैंने किसी बच्चे की इनकम को अपनी इनकम में जोड़ा, एक बच्चे को इनकम हुई 10,000 रुपए की, मैं एज ए फादर उसे अपनी इनकम में क्लब करवा लेता हूं। मैं कहता हूं कि ठीक है जी, ये 10,000 रुपए मेरी इनकम में क्लब कर दो, क्लबिंग कर दो। तो सरकार कह रही है कि हम आपको 1500 रुपए की एक एग्जम्पशन दे देंगे। 1500 रुपए तक की है, 1500 की नहीं है, 1500 तक की। इसका मतलब अगर आपकी इनकम में क्लबिंग 1000 की होगी तो एग्जम्पशन भी 1000 तक ही मिलेगी। अगर आपकी इनकम में 10,000 रुपए की क्लबिंग होगी तो भी एग्जम्पशन 1500 तक ही मिलेगी।
अगर आपकी इनकम में 200 रुपए की क्लबिंग होगी तो एग्जेम्पशन भी 200 रुपए तक मिलेगी। इफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ पेरेंट, एन एग्जेम्पशन ऑफ 1500 पर चाइल्ड इज अवेलेबल टू पेरेंट। तो 1500 रुपए की आपको एग्जेम्पशन वहां पर दे देंगे। हम कोई क्लबिंग नहीं करेंगे अगर अगर आपका बच्चा नेचुरल टैलेंट की वजह से कोई पैसा कमाता है। मान लीजिए आपके माइनर बच्चे को डांस सिखाना आता है और ये जो डांस है दैट इज द नेचुरल आर्ट। आपका बच्चा डांस में बहुत एक्सपर्ट हुआ और उसने लोगों को डांस सिखाना शुरू किया, या चलिए सिखाना नहीं शुरू किया, डांस करना शुरू किया। और डांस में एक दिन उसे किसी स्टेज शो में, किसी एक कल्चरल फेस्टिवल में, प्रोग्राम में वहां से प्राइज मनी मिली। ये प्राइज मनी उसे क्यों मिली? बिकॉज ऑफ द नेचुरल टैलेंट। तो ऐसे में वो पैसा हम आपकी इनकम में क्लब नहीं करेंगे। नो क्लबिंग shall be done in the following cases means the income shall not be clubbed in the income of parent. Any income of minor child suffering from any disability of the nature specified under section 80U। तो अगर मान लीजिए एसएससी का बच्चा स्पेशल डिसेबिलिटीज में कवर्ड है, जो सेक्शन 80U में हम पढ़ के आए थे डिडक्शन के चैप्टर में, तो अगर वो किसी डिसेबिलिटी के अंदर कवर्ड है तो उसकी इनकम को क्लब नहीं करेंगे। अगर एसएससी का कोई बच्चा डिसेबिलिटी में कवर्ड है तो उस पर्सन को, उस बच्चे को अगर कोई इनकम होती भी है तो वो इनकम उसके माता या पिता की इनकम में क्लब नहीं की जाएगी। अगर बच्चे को इनकम अक्रू हुई है ऑन अकाउंट ऑफ एनी मैनुअल वर्क डन बाय हिम, उसने कोई काम किया, बच्चे ने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई बच्चे ने, फर्स्ट प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज में उसे 5 लाख रुपए का प्राइज मिला, क्लबिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बच्चे ने अपने नेचुरल टैलेंट से, मैनुअल वर्क ऑफ आर्ट से इस पैसे को कमाया है। इनकम विच अक्रू और अराइज टू द माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगेन वही एग्जाम्पल, बच्चा कौन बनेगा? करोड़पति में गया, अपने टैलेंट के दम पर 1 करोड़ रुपए जीत के लाया, तो ये 1 करोड़ रुपए पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा। बताइए इस सेक्शन में कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट इन दिस सेक्शन? क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। मिस्टर ए हैज 3 माइनर चाइल्ड। मिस्टर ए के 3 माइनर बच्चे हैं, 2 ट्विन डॉटर्स हैं, 2 जुड़वा बेटियां हैं, एंड उनकी एज है 12 साल, एंड एक बेटा है जिसकी एज है 16 साल। इनकम ऑफ ट्विन डॉटर्स ऑफ इज ₹2000 पर एनम। ये जो डॉटर्स हैं इसकी 2000 रुपए पूरे साल की इनकम है, एंड दैट ऑफ द सन ऑफ 1200 पर मंथ। और ये जो सन है इसकी 1200 रुपए पूरे साल की इनकम है। पहले ये देख लो, ये 2000 रुपए दोनों डॉटर की है या एक डॉटर की 2000 है? इनकम ऑफ ट्विन डॉटर दोनों की है, दोनों की। मिस्टर ए हैज ट्रांसफर्ड हर फ्लैट टू हर माइनर सन 1/4/2021 out of the natural love and affection. The flat was let out on the same date and rental income from the flat is 10,000 per month. रेंट आने लगा 12,000 रुपए पर मंथ का, 10,000 रुपए पर मंथ का। कंप्यूट द इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर चाइल्ड। आपको बताना है माइनर चाइल्ड के रेस्पेक्ट में इनकम कितनी होगी। To be included in the hands of Mr. A and Mrs. A under section 64(1)(a), assuming that Mr. A की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो हायर है देन Mrs. A's टोटल इनकम।
बिफोर इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। बताइए, बताएंगे आप लोग कितनी इनकम क्लब की जाएगी। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, दोनों चीजों को अच्छे से समझिए। एक है जो माइनर बच्चों की इनकम है, जो माइनर चाइल्ड की इनकम है। एक है जो रेंटल इनकम है। पहले रेंटल इनकम क्लब होगी या नहीं होगी? क्या रेंटल इनकम क्लब होगी या नहीं होगी? कौन से सेक्शन की वजह से आप कह रहे हैं क्लब होगी? जरा ये बताइए मेरे को, कौन से सेक्शन की वजह से आप ये कह रहे हैं क्लब होगी? आप अगर हाउस प्रॉपर्टी अपने माइनर बच्चे को देते हैं, माइनर बेटे को देते हैं, तो बताइए कैसे क्लब करेंगे, कौन सा सेक्शन लगाकर क्लब करेंगे? इतने सारे सेक्शन आपने पढ़ लिए, बताइए जरा कौन सा सेक्शन है जो आपको कहता है कि क्लबिंग होगी? अगर आप कहें सर इस वाले सेक्शन में लिखा है, तो मैं आपको बता दूं इस वाले सेक्शन में अदर देन हाउस प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है। हाउस प्रॉपर्टी तो क्लबिंग के चैप्टर में है ही नहीं कहीं। हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी तो सेक्शन 27 में है। और जब सेक्शन 27 में है तो सेक्शन 27 में जाके देखो ना एक बार क्या लिखा है। सेक्शन 27 में ये लिखा है कि अगर आपने माइनर बच्चे को दिया, माइनर बच्चे को दिया, तो वो डीम्ड डोनर नहीं बनेगा। अगर आपने माइनर बच्चे को दिया तो वो डीम्ड डोनर नहीं बनेगा, वहां लिखा है। अब डीम्ड डोनर नहीं बनेगा तो बताइए क्लबिंग वाली कोई बातें होंगी ही नहीं, क्लबिंग वाली कोई बातें होंगी ही नहीं। और सर जब क्लबिंग की बातें ही नहीं होंगी तो ये मुद्दा तो कहानी से गया, ये वाला मुद्दा तो कहानी से गया कि रेंटल इनकम क्लब होगी, तो ये तो कहानी से बाहर कर दो। बताओ, ये बाहर हो गया। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर लॉ ये कहता है कि अगर आपने माइनर की किसी इनकम को अपनी इनकम में क्लब करवाया है तो हम आपको 1500 रुपए तक की एग्जेम्पशन दे देंगे, अप टू 1500 रुपए की एग्जेम्पशन दे देंगे। तो बताइए कितनी इनकम आई? 3200। एग्जेम्पशन कितनी दोगे? एग्जेम्पशन कितनी दोगे? अभी बताता हूं आंचल, सेक्शन 27 पर चलते हैं, वहां पर इसका आंसर देखेंगे। हाँ ये देखो ना, 1500 रुपए वन चाइल्ड का है या कैसे है, यहाँ लिखा है 1500 रुपए एग्जेम्पशन मिलेगी पर एनम पर चाइल्ड अवेलेबल टू द पेरेंट, पर एनम पर चाइल्ड। और आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती करी है, ट्विन डॉटर 2000 पर एनम ईच वर्ड मिस कर दिया है आपने। ये 2000 ना होके 2000 इंटू 2 होगा। अब बताना है आपको कितनी इनकम क्लब हो जाएगी। देखिए ध्यान से, डॉटर है दो, 2000 रुपए की इनकम है, 4000 की इनकम हो गई।
एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 1500 रुपए पर बच्चा, 3000 कितना कितना क्लब हो जाएगा? 1000। फिर सन है, सन की इनकम कितनी है? 1200। आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 1500 या 1200? तो क्लबिंग कितनी होगी? नील। टोटल क्लबिंग कितनी हो गई डॉटर और सन दोनों को मिलाकर? 1000 प्लस नील। ठीक है, बताइए ठीक है हम यहां तक? हाउस प्रॉपर्टी ओपन करिए, डीम्ड ओनरशिप पर आइए, सेक्शन 27 पर। डीम्ड ओनरशिप का सेक्शन क्या कहता है? ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। If an individual transfer any house property to his or her minor child without any adequate consideration, the transferor in the case of shall be the deemed owner. ट्रांसफरर को हम डीम्ड ओनर मानेंगे, ट्रांसफरर को ही हम डीम्ड ओनर मानेंगे। इसका मतलब अब ये रेंटल इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? फादर के हाथ में। बाय वर्च्यू ऑफ डीम्ड ओनरशिप या बाय वर्च्यू ऑफ क्लबिंग? ये क्लबिंग की वजह से टैक्सेबल होगी या डीम्ड ओनरशिप की वजह से टैक्सेबल होगी? मिसेस ए में थोड़ी होगी, मिस्टर ए में होगी। मिसेस का थोड़ी था यह मकान। अच्छा मिसेस का था, मिसेस का, हाँ सॉरी। तो ये मिसेस ए के हाथ में टैक्सेबल होगी। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कंप्यूट द इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर चाइल्ड टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ ए। इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर चाइल्ड बतानी है। तो क्या ये रेंटल इनकम माइनर चाइल्ड के रेस्पेक्ट में टैक्सेबल हुई है? नहीं, ये तो पहले से ही मिसेस ए के हाथ में टैक्सेबल थी। ये क्लबिंग से थोड़ी हुई है। क्लबिंग से तो केवल क्या आया है? क्लबिंग से तो केवल ये आया है 1000 रुपए। ये जो रेंट है ये क्लबिंग से नहीं आया, ये तो पहले से ही मिसेस ए के हाथ में था बिकॉज ऑफ द डीम्ड ओनरशिप। क्लियर है? बताइए आंचल, क्लियर हो गया पॉइंट आपका? तो क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था क्लबिंग के रेस्पेक्ट में बताइए अंडर सेक्शन दिस, वहां पर आपको आंसर केवल ये वाला देना है। एक छोटी सी बात बताइएगा, लॉजिकली सोच के बताना है। लॉजिकली आप अदर पर्सन की इनकम क्लब कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हम इनकम क्लबिंग करेंगे। अगर मान लो उसके पास लॉस हो तो क्या लॉस भी क्लब करोगे? मैंने किसी को असेट दी बिना कंसिडरेशन के, उसने इनकम कमाई, आपने बोला सर इस इनकम को क्लब करेंगे, मैंने कहा ठीक है कर लो। लेकिन अगर उसे लॉस हो गया, इनकम ना होके लॉस हो गया, तो क्या मैं लॉस को भी क्लब करूं या लॉस को क्लब नहीं करना है? क्या लगता है आपको लॉजिकल? जब आप इनकम क्लब कर रहे हैं तो लॉस भी क्लब होने चाहिए या नहीं होने चाहिए?
इनकम के साथ साथ लॉसेस भी क्लब होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? प्रिंसिपल ने बोला नहीं होने चाहिए। प्रिंसिपल आप सरकार की तरफ से सोच रहे हो, सरकार जब लॉ बना रही होगी तो उसके सरकार के मन में विचार आया होगा कि लॉस को क्लब नहीं करवाएंगे क्योंकि उससे हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन एसएससी के एंगल से देखो, एसएससी क्या चाह रहा होगा कि सर जब मेरी इनकम आपने टैक्सेबल कर दी क्लबिंग करके, तो लॉस को कहां छोड़े जा रहे हो? जब इनकम हुई थी तो तुम मेरे से टैक्स मांगने आए थे, जब लॉस हुआ है तो मेरे को बेनिफिट दो ना। सेक्शन बताएगा आपको कि बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अनदर पर्सन एंड लॉसेस। तो यहां लिखिए, मैंने इसका आंसर वैसे लिखा हुआ नहीं है, यहां लिखिए नोट, लॉसेस shall also be clubbed, लॉसेस भी क्लब होंगे। जब इनकम पर आप टैक्स मांग सकते हो तो लॉसेस पर बेनिफिट क्यों नहीं दे सकते? देना है, देना। अब एक बात बताइए, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। मैंने बी के 5 लाख रुपए की इनकम को क्लब किया, क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर ए। टैक्स कौन देगा, ए या बी? मैंने बी की 5 लाख की इनकम, मैंने बी की 5 लाख की इनकम को ए की इनकम में क्लब किया, टैक्स कौन देगा, ए या बी? प्रीतल ने बोला ए देगा। मान लो ए नहीं दे पा रहा है टैक्स, अगर ए नहीं दे पा रहा है टैक्स तो क्या सरकार बी से मांग सकती है? क्या सरकार ये कह सकती है बी को, बी क्योंकि ये तुम्हारी इनकम थी इसलिए ए हमें टैक्स दे नहीं रहा है तो तुम हमें टैक्स दे दो? अगर ए टैक्स नहीं देता है सरकार तो क्या सरकार बी से मांग सकती है इसका टैक्स? आंसर करिए यस और नो, जो लगता हो आपको कि हाँ मांगा जा सकता है या नहीं मांगा जा सकता है। पढ़िए लो, अब आपको सेक्शन बताएगा इसका आंसर। इफ any particular income of one person has been included in the hands of second person, but tax cannot be recovered from the second person, then the income tax authority can demand the tax from the first person only to the extent of his income was clubbed in the income of second person। मान लीजिए मिस्टर ए की इनकम में 5 लाख रुपए जोड़े गए हैं और इसके 15 लाख रुपए अपनी इनकम थी, 15 लाख रुपए इसकी अपनी इनकम थी, अपनी ओन। 5 क्लब करके आए, टोटल इनकम हो गई 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए पे टैक्स बन गया 20,000 रुपए, एग्जाम्पल है जस्ट। तो क्या सरकार पूरा का पूरा 20,000 रुपए बी से मांग सकती है ये कहते हुए कि बी तुम्हारी इनकम वहां जोड़ी गई थी इसलिए तुम दे दो इसका टैक्स? नहीं, बी कहेगा मेरी कितनी जोड़ी गई थी, 5 लाख ना, तो जो मेरी इनकम के ऊपर टैक्स बनता है मैं वो देने को राजी हूं, बाकी पर मैं क्यों दूं? तो जितनी इनकम तुमने मेरी जोड़ी है वहां पर अगर वो टैक्स ना दे तो मैं देने को राजी हूं, लेकिन मैं उसके 15 पर थोड़ी दूंगा, वो 15 मेरी जिम्मेदारी थोड़ी थी, मैं तो केवल अपने पर दूंगा। तो अगर कोई इनकम एक पर्सन की दूसरे पर्सन की इनकम में जोड़ी जाती है और वो पर्सन उसका टैक्स पे नहीं करता है तो जिसकी वो इनकम थी ओरिजिनली जहां से चली थी वो इनकम, उससे हम टैक्स मांगेंगे, लेकिन उससे केवल उतना ही टैक्स मांगेंगे जो उस इनकम पर प्रोपोर्शनेटली बनता होगा, ना कि टोटल पर। और ये नोट मैंने अलग से आपको लिखवाया ही है, लॉसेस शैल ऑल्सो बी
क्लब। तो अगर आपको इनकम ना होके लॉसेस हो गए हैं तो वो भी क्लब कर लिए जाएंगे। ठीक है, बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? आइए कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं। ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, बस एक बार दोबारा से इसको रीड कर रहे हैं। इसमें कुछ नई बातें नहीं समझाऊंगा, सारी पुरानी बातें हैं। लोन और ट्रांसफर में फर्क है या सेम बातें हैं? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट रिवीजन, जस्ट रिवीजन। बताइए लोन और ट्रांसफर का मतलब एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। हमने देखा था कि अगर कोई पर्सन किसी को लोन देता है तो वहां क्लबिंग नहीं होगी, लेकिन अगर वो ट्रांसफर करता है तो क्लबिंग हो जाएगी। गिविंग अ लोन that is interest free loan is not a transfer of the asset. Therefore, if interest free loan is given by husband to wife, individual to son's wife, to HUF, and the person to whom the loan is given purchase an asset out of the loan, then income from such asset shall not be clubbed in the hands of person who has given the loan. मैं अगर आपको पैसे दे रहा हूं और ये लोन के बतौर ना देकर ऐसे ही दे रहा हूं, वहां पर आप कोई एसेट खरीद लेते हैं तो वहां हम क्लबिंग करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं लोन के तरह से, भले इंटरेस्ट ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, लेकिन नाम लोन का ले लिया, तो वहां पर हम क्लबिंग नहीं करेंगे। कन्वर्जन और ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी, मैंने किसी पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करवाकर कुछ और करवा दिया, क्या अब यहां पर क्लबिंग होगी? द आंसर इज यस, क्लबिंग होगी। क्योंकि हमने एक पॉइंट समझा था ना कि जब आप किसी को असेट देते हैं और वो उसकी शक्ल, आइडेंटिटी, शेप बदल देता है और फिर इनकम आती है, तो वो इनकम भी आपकी इनकम में क्लब होगी। केवल शक्ल बदल देने से, आइडेंटिफिकेशन बदल देने से क्लबिंग रुकेगी नहीं। समझा था ना हमने केस? तो यही पॉइंट है, आपने किसी को असेट ट्रांसफर करी और उसने उसका कन्वर्जन करवा के कुछ और बना दिया। मैंने मेरी वाइफ को एक मकान दिया, मेरी वाइफ ने उस मकान को बेचा, एक बंगला खरीद लिया, अब बंगले से रेंटल इनकम आने लगी, तो ये रेंटल इनकम मेरी इनकम में क्लब होगी। अब मैं ये कहूं कि मैंने तो मकान दिया था लेकिन मेरी वाइफ ने बंगला किराए पर दिया है, तो सरकार कह रही है आपकी वाइफ वो बंगला भी तो मकान को बेचकर ही लेके आई थी, अलग से थोड़ी लाई थी, तो ऐसे में क्लबिंग होगी। The clubbing shall be continue to apply even if the transferee has converted the transferred asset to some other form. For example, a house property is transferred to son's wife and sell the house property and again buy a debenture, then income from such debenture shall be clubbed with the income of transferor. तो ये इनकम आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी। बताइए क्लियर है? मैंने मेरी वाइफ को एक हाउस प्रॉपर्टी दी, मेरी वाइफ ने उस हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया, बेचने से कैपिटल गेन होगा। बताइए क्या ये कैपिटल गेन भी क्लब होगा या नहीं होगा? मैंने मेरी वाइफ को एक मकान दिया, मेरी वाइफ ने वो मकान बेच दिया, कैपिटल गेन होगा। क्या ये कैपिटल गेन क्लब करेंगे? द आंसर इज यस। इफ transferee sell the transferred asset, then capital gain shall also be clubbed with the income of transfer. इनकम के ऊपर इनकम आई, मैंने अपनी वाइफ को एक असेट दी, मेरी वाइफ ने उस असेट को किराए पर दिया, वो किराया मेरी इनकम में क्लब हो गया, लेकिन उस किराए के पैसे से फर्दर उसने एक इनकम कमाई, क्या वो इनकम भी मेरी इनकम में क्लब होगी? इनकम के ऊपर जो इनकम कमाई गई है नहीं होगी, वही बात लिखी हुई है। इनकम अराइजिंग आउट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय ट्रांसफर एसेट हैज नॉट टू बी क्लब। देयरफॉर इफ डिबेंचर आर ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ विदाउट कंसिडरेशन
and she received debenture interest which is invested in bank FDR, then debenture interest shall be clubbed, but interest on bank FD shall not be clubbed. मैंने मेरे बेटे की वाइफ को पैसा दिया, उसने डिवेंचर खरीदे, डिवेंचर पर इंटरेस्ट आएगा, क्लब्ड होगा, लेकिन उस इंटरेस्ट के पैसे से उसने बैंक में एफडी कराई और बैंक एफडी पर इंटरेस्ट आया तो वो इंटरेस्ट क्लब नहीं होगा, क्योंकि इनकम के ऊपर जो इनकम कमाई जाएगी वो क्लब नहीं होगी, लेकिन जो मेन इनकम है वो क्लब होगी. सिमिलरली income arising from accretion to asset transferred has not to be included. Therefore, capital gain on bonus share will be included with the income of transferor, where share have been transferred and transferee receive the bonus share. Clear? Inadequate transfer का मतलब क्या होगा? अपर्याप्त. If the property has been transferred to spouse or son's wife directly or indirectly for a consideration which is inadequate, then only part of the income which is related to transfer of inadequate shall be included. मैंने अगर अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए की असेट 5 लाख रुपए में बेची है, तो क्या उस असेट से आने वाली पूरी इनकम मेरी इनकम में क्लब करोगे, या जितना इनएडिक्वेट कंसीडरेशन रहा था उतना प्रोपोर्शनेट ही मेरी इनकम में क्लब करोगे? तो जितना इनएडिक्वेट रहा था केवल उतना प्रोपोर्शनेट ही आपकी इनकम में क्लब होगा. ये बात हम सब पढ़ चुके हैं पहले ही. The clubbing provision of section 64(1)(4) not applicable if the property is transferred by a कर्ता of HUF gifting the co-parcenary property to wife. ये आपके लिए खैर काम का नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में HUF वाला पार्ट है नहीं, इसको आप छोड़ दीजिएगा. क्रॉस ट्रांसफर ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. और क्वेश्चन नंबर 13 उसी से रिलेटेड है. दैट्स इट. इस चैप्टर में एक पीछे सेक्शन रह गया है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. दिस वन. एक ये वाला पार्ट और ये दो चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. पीछे कुछ रह गया है क्या, एक बार देख लेते हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है. आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. Compute the gross total income of Mr. and Mrs. A from the following information. आपको बताना है मिस्टर एंड मिसेस ए की ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी. सैलरी इनकम कंप्यूटेड ऑफ मिसेस ए 2,30,000, ये 2,30 यहां पर आएगा. इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ मिस्टर ए 3,90,000. इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट 15,000. इनकम ऑफ माइनर डॉटर स्पेशल टैलेंट से आई 32,000. इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय सी ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ हर स्पेशल टैलेंट 3,000. गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी ऑन 30/9/2021 फ्रॉम फ्रेंड मिसेस ए 2,500 रुपए. आपको बताना है ब्रीफ वर्किंग के साथ साथ कंप्यूटेशन बनानी है, वेरियस हेड्स बताने हैं. वेरियस हेड ऑफ इनकम आपको नहीं बताने हैं, आपको केवल टोटल इनकम बतानी है. तो आइए कंप्यूट करते हैं टोटल इनकम. आप करिए, मैं भी कर रहा हूं, फिर दोनों आपस में अपना आंसर मैच करेंगे. आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूं.
गलत है प्रीथल आपका आंसर। आपने मिसेस ए को और मिस्टर ए को दोनों को आपस में जोड़ दिया है। मिसेस ए को तो अलग रखो ना। ये 2:30 की जो सैलरी आप देख रहे हैं मिसेस की है, मिसेस। मिसेस को तो बाहर रखो कहानी से। आगे आपका आंसर आंचल। देखिएगा स्टूडेंट्स, बिजनेस इनकम 390, एक बच्चे की इनकम ले ली हमने कंपनी के डिपॉजिट पे 15,000। स्पेशल टैलेंट वाली इनकम को हम इंक्लूड करेंगे नहीं क्योंकि स्पेशल टैलेंट एग्जेम्प्ट है। उसके बाद क्या बचा, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 3,000। फिर गिफ्ट जो मिला सी को, ये भी एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि 50,000 से कम का है। इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4,08,000। लेकिन आपने क्योंकि दो बच्चों की इनकम ऊपर जोड़ी है, एक ये वाला बच्चा, एक ये वाला बच्चा, सॉरी ये वाला, एक ये बच्चा, एक ये बच्चा, तो ऐसे में दो बच्चों की इनकम के 1,500 रुपए, दो माइनस हो जाएंगे 3,000, तो आपकी इनकम बचेगी 4,05,000। और मिसेस ए केवल 2:30। आर वी क्लियर और नॉट? क्या हम यहां तक क्लियर है या नहीं? प्रीथल, आपका आ गया आंसर। आपका 4,06,000 आया है। चेक करिए आपने 1,000 की कहां गलती करी फिर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए स्टूडेंट्स, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी दो चीजें रह गई हैं इस चैप्टर में, ध्यान से देखिएगा। एक हमारा पेज नंबर 224 पर HUF वाला सेक्शन रह गया है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक हमारा क्रॉस ट्रांसफर रह गया है, इसको भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा चुका हूं, कुछ क्वेश्चन हमने कर भी लिए हैं। एक क्वेश्चन रह जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज रिलेटेड टू क्रॉस ट्रांसफर। तो जब क्रॉस ट्रांसफर का क्वेश्चन कंसेप्ट करेंगे तभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास विल बी दी लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, एंड नेक्स्ट क्लास में आधा घंटा या 1 घंटा बस मुश्किल से और लगेगा इस चैप्टर में। तो अगली क्लास का ध्यान से सुन लीजिए, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी विल डू। हम सबसे पहले तो इस चैप्टर को खत्म करेंगे, चैप्टर इज क्लबिंग। इसको खत्म करने के बाद मैं कुछ MCQ करवाऊंगा आपको इस चैप्टर से रिलेटेड। MCQ क्लोज करने के बाद वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, एंड द न्यू चैप्टर विल बी सेट ऑफ कैरी फॉर्म। ठीक है, क्लास का टाइम डिस्कस कर लेंगे एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पर। जो भी मेजोरिटी एग्री करेगी या मैक्सिमम ज्यादा जितने भी लोग एग्री करेंगे उस अकॉर्डिंगली कल की क्लास शेड्यूल करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, सो आज का यहीं तक रखते हैं। आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन लीव एंड ड्रॉप दिस लाइव सेशन। विल मीट यू टुमारो। टिल देन, गुड नाइट, थैंक यू एंड बाय बाय। कल आपका जीएसटी का टेस्ट है। एट व्हाट टाइम? टाइम क्या होगा? चलिए, जो भी टाइम होगा मैं बता दूं। मैं जीएसटी टेस्ट के बाद ही क्लास रखूंगा। आपका जब भी टेस्ट होगा, रात को तो नहीं होगा ये मैं श्योर हूं, दिन में ही होगा, बट उसके बाद ही होगा। आपकी क्लास बाद में ही रखूंगा, ठीक है? उससे पहले नहीं रखूंगा। कैन वी एंड?